नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग राजनीति विज्ञान का घटना चक्र लगा रहे हैं। आपका जो टीजीटी, पीजीटी और अन्य जो भी राजनीति विज्ञान से संबंधित टीचर से संबंधित परीक्षाएं हैं, उसमें सभी में ये जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे अधिकार का, ठीक है। और अधिकार में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हल किया था, ये वाला शायद हो गया था। उसके आगे का आज जो है हम लोग हल करेंगे। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, ये भी हो चुका था। 25 प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग 26वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और देखा जाएगा। 26वां प्रश्न है, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? वैधानिक अधिकार, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट लगा के रखिएगा। देखिएगा, कानून की शक्ति, नैतिकता की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति या नीति शास्त्र की शक्ति। तो वैधानिक मतलब क्या? लीगल, यानी कि कानून की शक्ति। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या? ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है। कैसे? प्राकृतिक या स्वाभाविक ना होकर के कैसे हैं? कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब है कि या तो वो स्टेट के द्वारा बने होंगे, ठीक है, या लोगों के द्वारा, ठीक है, या राजा के द्वारा, जैसा भी, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। मतलब कि वैधानिक शक्ति क्या है या वैधानिक सिद्धांत क्या है? जो शक्ति के अधिकार, यानी कि स्टेट के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो है दिया गया। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं। एक व्यक्ति को केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। देखिए, वही बात कि वैधानिक सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अधिकार वही हो सकते हैं जिससे क्या? राज्य मान्यता प्रदान करते हैं, ठीक है। यानी कि स्टेट जो है इसको फॉर्म करता है, स्टेट के द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? राज्य। अब राज्य जो भी आप अधिकार प्रदान करते हैं वो कैसे होगा? कृत्रिम होगा। कृत्रिम का मतलब है आर्टिफिशियल, मतलब कि पहले से जो ना मौजूद, जो बनाया गया है, ठीक। इसके बाद है, अतः मूल वैधानिक अधिकारों के पीछे कानून की शक्ति होती है, ठीक। अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारों की कानूनी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? कानूनी सिद्धांत के समर्थक देखिएगा, हॉब्स हैं, बेंथम, जॉन ऑस्टिन और लॉक। कानूनी सिद्धांत के समर्थक आपके हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन है। लॉक जो है नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। लॉक क्या कहते हैं कि उनके अनुसार अधिकार राज्य की उत्पत्ति से पहले ही, ठीक। कानूनी अधिकार क्या है कि वैधानिक अधिकार जो होते हैं वह राज्य की उत्पत्ति के बाद मिलते हैं, यानी कृत्रिम होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लॉक का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले ही क्या होता है कि अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार के रूप में लोगों को मिल जाते हैं, अर्थात प्राकृतिक दशा में ये विद्यमान रहते हैं, यानी कि राज्य की उत्पत्ति से पहले। और ये बोलते हैं कि राज्य कैसे बनता है? तो राज्य जो है बनने का साधन क्या है कि जब दो लोग, दो समुदाय या दो वर्ग के लोग आपस में क्या करते हैं, दो व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में समझौता करते हैं। इनको समझौतावादी, राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे जब आप, ये पूरी अच्छे से आपको समझ आएगी। इन्हें ही प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों का सृजन राज्य ने नहीं किया है, बल्कि राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो विवाद में जो है ये क्या करते हैं कि 2-3 जो है अधिकार देते हैं। क्या क्या अधिकार हैं? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ठीक है। लॉक क्या कहते हैं? 3 अधिकार प्रदान करते हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का, जिसमें संपत्ति का अधिकार इन्होंने सर्वोपरि, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार। अगला देखिए, अच्छा प्रश्न है और अच्छा इसका डिटेल भी है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो लॉक को, ऑस्टिन को, पाउंड को या ग्रोशियस को। तो जो कानूनी सिद्धांत है, जो लीगल अथॉरिटी है, उसमें ऑस्टिन का नाम जो है बहुत आपसे पूछा जाता है। तो ऑस्टिन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिएगा, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की यह मान्यता है
कि अधिकार राज्य की देन है। प्रभुता संपन्न होने के कारण राज्य कानून का निर्माण की अंतिम सत्ता और अधिकारों का सृजन कानून के द्वारा होता है। ऑस्टिन इस तथ्य को स्वीकार करते हुए अधिकारों के कानूनी सिद्धांत क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित है। कई बार से आप पढ़ रहे हैं, कानूनी, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, आदर्शवादी। दोस्तों कानूनी हो जाएगा, जो राज्य के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। अगला है कि शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार, शिक्षा और सेवा योजना के अधिकार कैसे हैं, तटस्थ हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। प्रायः नकारात्मक, कभी कभी सकारात्मक, नकारात्मक है या सकारात्मक है। तो दोस्तों जो शिक्षा और सेवा योजना का अधिकार है, ठीक है, ये समाजशास्त्रीय टाइप का हो गया, तो यानी कि ये सकारात्मक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा कि शिक्षा एवं सेवा योजना के अधिकार कैसे होते हैं, सकारात्मक। अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसे अनुकूल परिस्थितियां और अवसर हैं जिनसे उसमें आत्मविकास में सहायता मिलती है। अब देखिएगा अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के अधिकार हैं, नकारात्मक अधिकार और सकारात्मक अधिकार। राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है उन्हें क्या बोलते हैं, नकारात्मक अधिकार बोलते हैं। उदाहरण जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कहाँ पर पढ़ते हैं। फिर है दूसरी क्या है कि सकारात्मक अधिकार होते हैं, यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति को आत्मविकास में सहायता देने हेतु राज्य की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई है। उदाहरण चिकित्सा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार आदि सकारात्मक अधिकार। ये कहाँ पर दिया गया है, ये कहाँ पर आप पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के सर्वाधिक पुराना सिद्धांत है। अधिकारों का सर्वाधिक पुराना सिद्धांत, अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत। दोस्तों सर्वाधिक पुराने सिद्धांत क्या हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बात व्याख्या लिखिएगा। अधिकारों के संबंध में प्राकृतिक सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध हैं। अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उनकी चमड़ी का रंग। इस विस्तृत व्याख्या को करने का औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध ही है। ठीक है, अगला अधिकार संबंधी सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है दोस्तों, तो फिर से वही नैतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, कानूनी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है कि अन्य सभी अधिकार मूलतः निकले हैं कहाँ से, प्राकृतिक अधिकार से, धार्मिक अधिकार से, व्यक्तिगत अधिकार से, सामाजिक अधिकार से। अब जो अन्य सभी अधिकार हैं कहाँ से निकलेंगे, जो सबसे कैसा अधिकार होगा, सबसे प्राचीन अधिकार होगा या जो सबसे पहले आया होगा। ठीक है ना, या सबसे पहले आया होगा। सबसे पहले कौन सा आता है, प्राकृतिक अधिकार, तो वहीं से जो है सभी निकले होंगे, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिएगा, प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अन्य सभी अधिकारों इस बुनियादी प्राकृतिक अधिकारों से हैं क्या है, निकले हुए हैं। और ऐसा मानना किसका है, तो जॉन लॉक का। तो ये आप याद रखिएगा, ये पूछता है। अगला प्रश्न है शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है दोस्तों। निर्भेदक तत्व संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता और उपयोगिता। तो देखिए संप्रभुता दोनों में पाया जाता है, श्रेष्ठता, उपयोगिता भी। वैधता, ठीक है, वैधता जो उसकी क्या कहते हैं कि वैल्यू है, ठीक है ना, वैधता कितनी है उसकी। देखिएगा इसका व्याख्या पढ़ेंगे बच्चे समझ में आएगा। शक्ति और प्राधिकार में प्रमुख निर्भेदक तत्व क्या है, वैधता है कि उसकी जो वैलिडिटी है, इसको आप बोलते हैं वैलिडिटी। जब शक्ति की को वैधता प्राप्त होती है तो वह क्या होता है, प्राधिकार या सत्ता का रूप धारण कर लेता है। देखिएगा तथ्य इसमें
कि सत्ता या प्राधिकार किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण या क्षमता है जिसके कारण उसे सही या प्रामाणिक मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। वस्तुतः सत्ता के दो प्रमुख घटक हैं, कौन कौन से? शक्ति, पावर एवं वैधता, या इसको बोलते हैं लिजिटिमेसी। किसी नियम या निर्णय की वैधता से यह संकेत मिलता है कि लोग उस नियमन या निर्णय को अपने लिए और सारे समाज के लिए उपयुक्त और कल्याणकारी समझते हैं, इसलिए उसे मन को स्वीकार करते हुए उसका पालन करने को तैयार रहते हैं। समाज में व्यवस्था कायम करने हेतु वैधता एवं शक्ति एक दूसरे की पूरक भूमिका निभाते हैं, यानी कि ये इसके बिना और ये इसके बिना अधूरा रहता है, एक तरीके से देखा जाए तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार का लक्षण नहीं है? कह रहा है कल्याणकारी स्वरूप अधिकार का लक्षण है, लोकहित भी है, राज्य का संरक्षण भी है, समाज के संरक्षण की बात कहीं पर नहीं दिखती है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर डी रहेगा। देखिएगा, अधिकार का सामान्य धारणा जो है, आधार पर अधिकार निम्नलिखित आवश्यक लक्षण कहे जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लक्षण होने चाहिए? सामाजिक स्वरूप, कल्याणकारी स्वरूप और लोकहित में प्रयोग, राज्य का संरक्षण, सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता, यानी कि समाज का संरक्षण अधिकार का लक्षण नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है। किसका कथन है? महात्मा गांधी, हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की या जॉन रॉल्स या रॉबर्ट नॉजी का। दोस्तों, तो मान्यता प्रदान करता है, यह है लास्की महोदय का। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, लास्की ने कहा है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता है बल्कि उन्हें क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है। लास्की ने अधिकारों के संबंध में समानता का समर्थन किया है। उसके अनुसार अधिकार सब के लिए समान है और राज्य उन्हें सब नागरिकों के समान रूप में उपलब्ध कराना चाहिए। अधिकारों की संकल्पना के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जॉन लॉक को। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे तथा सभी को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। कौन कौन से अधिकार? 3 अधिकार थे वो, अभी ऊपर आपने 2 बार पढ़ा है। देखिए अगला प्रश्न कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार दैवीय रचना है, अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं, अधिकार नरेश द्वारा मिलते हैं, अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार कैसे होंगे? तो यहाँ पर यह अधिकार पूर्व नागरिक समाज से आते हैं, यानी कि स्टेट या राज्य के बनने से पहले ही उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। कई बार पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए व्याख्या में नहीं डाल रहा हूँ। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है कैसे? सभी उदारवादियों के द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा, केवल जॉन लॉक के द्वारा या केवल जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो जो प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा ही पुष्टि करते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे ऊपर नाम किनका आ जाता है? जॉन लॉक महोदय का। ठीक है ना। देखिएगा, हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना तथा लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। ठीक है, यानी कि हॉब्स और किसका नाम आ रहा है? लॉक। और ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही उदारवादी हैं। स्पेंसर ने स्वाधीनता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। स्पेंसर भी कैसे हो गए? उदारवादी हो गए। इस प्रकार कुछ उदारवादियों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। ठीक, तो मेन मुख्य कौन कौन से हो गए? हॉब्स, लॉक और स्पेंसर महोदय। और तथ्य हैं, थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध इनकी जो आंग्ल दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे, हॉब्स यानी कि ब्रिटिश थे। हॉब्स को आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता भी कहा जाता है। बेंथम के उपयुक्ततावाद तथा ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर उसका प्रभाव स्पष्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लॉक के अनुसार प्रकृति से राज्य के लोगों को इसका उपभोग करते थे। प्रकृति से राज्य के लोग केवल इसका उपभोग करते थे। किसका? ईश्वरीय अधिकार का, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी या धार्मिक अधिकार का। दोस्तों, किसका करेंगे?
प्राकृतिक अधिकार का ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। कई बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। लॉक की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या थी? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, यानी कि 2 समझौता, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हुए कहा कि लोग इनका उपभोग प्राकृतिक अवस्था में तो करते ही थे, राज्य के निर्माण के पश्चात भी इन अधिकारों का उपयोग जारी रहता है। ठीक, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में तो ये अधिकार थे ही थे, लेकिन इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि राज्य के निर्माण के बाद भी जो है इन अधिकारों का क्या उपयोग जारी रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि इन विचारों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? प्राकृतिक अधिकारों से सिद्धांत संबंधित है, लॉक हैं, बेंथम, ग्रीन, मार्क्स। सीधे सीधे दोस्तों प्राकृतिक अधिकारों की बात आती है, सबसे पहले लॉक का नाम आपको याद होना चाहिए। लॉक हो गए, हॉब्स हो गए और स्पेंसर, ये 3 नाम याद रखिएगा, यहीं से काम हो जाएगा आपका। बाकी जो है नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। अगला है, निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है? हॉब्स, लॉक, रूसो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कौन मानता है कि स्टेट के फॉर्म, मतलब स्टेट के बनने से पहले और स्टेट के बनने के बाद भी प्राकृतिक अधिकार जो है लोगों के पास रहते हैं? तो लॉक महोदय मानते हैं ना। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी क्या? टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, इसमें जो है ये बात जो है स्पष्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ यही बात है कि लॉक ने अपनी कृति टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में राज्य पूर्व प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास प्राकृतिक अधिकारों का होना स्वीकार किया है। सामाजिक समझौते के द्वारा जब राज्य का निर्माण होता है तब राज्य का सदस्य बनने पर भी लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग नहीं करते हैं, अपितु उन अधिकारों के साथ वह राज्य में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा विचार यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता का आधार है? ठीक है, थॉमस हॉब्स, रूसो, लॉक और मिल। तो पहले तो दोस्तों देखिएगा इन तीनों अधिकारों की बात कौन करता है? संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता। तो वह नाम है किनका? लॉक महोदय का, है ना। तो बस यही बात पूछ भी रहा है तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, लॉक। देखिएगा लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में रखा है। उन्होंने संपत्ति के अधिकार को इतना व्यापक माना है, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार को व्यापक यानी कि बड़ा मानते हैं, इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और इस अधिकार के अंतर्गत अन्य दोनों अधिकार यानी कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को ये रख देते हैं। तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार को इतना व्यापक माना है कि उसमें जीवन और स्वतंत्रता को भी क्या कर लिया है? सम्मिलित कर लिया है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण संपत्ति के अभाव में संभव नहीं है, अतः संपत्ति का अधिकार जीवन स्वतंत्रता का क्या है? आधार है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है, आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। इसको जब 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आधार चीज़ है। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार किया है? दोस्तों तो प्राकृतिक अवधारणा कौन देता है? हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। तो आपके हो जाएंगे लॉक महोदय। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठता है। लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है? तो लॉक जो है 3 अधिकारों की बात करते हैं, तो जीवन का अधिकार बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल ठीक है, संपत्ति का अधिकार बिल्कुल ठीक है, समानता का अधिकार इनमें नहीं शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या? डी राइट हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है? फिर से वही प्रश्न है, पूछता है तीन अधिकार दिया था उन्होंने, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये तीनों जो है शामिल है, बाकी कार्य करने का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। देखिएगा व्याख्या भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अधिकारों में से किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? मतदान को, सरकार के विरोध को, निर्वाचित होने को या काम पाना को? देखिए दोस्तों राजनीतिक अधिकारों में काम पाने का अधिकार यह जो है शामिल नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। देखिएगा मतदान, सरकार का विरोध करना, निर्वाचित होना आदि राजनीतिक अधिकारों में सम्मिलित हैं, जबकि काम पाना इसमें सम्मिलित नहीं है। काम पाने का अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार के तहत आ जाता है। कैसे? नागरिक अधिकार है, कार्य पाने का अधिकार।
और भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में इसकी व्यवस्था है। ये इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से। और तथ्य हैं, जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, रोजगार के संबंध में समान अवसर प्राप्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सम्मिलित हैं। वोट देना और वोट लेना एक व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है, ठीक है ना। वोट देना और वोट लेना कैसा अधिकार है? व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार। ये क्वेश्चन में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। जिसके लिए नागरिक होना अनिवार्य, अर्थात नागरिक राजनीतिक व्यक्ति है जो यथास्थिति स्थापित निर्वाचन क्षेत्र के निवासी है और निर्वाचक के रूप में क्या है? पंजीकृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो बेंथम, थॉमस पेन, बर्क। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बेंथम नहीं रहेंगे और बर्क महोदय भी जो है नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर थॉमस पेन ये प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत में माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो केवल ऑप्शन डी राइट होगा। देखिएगा इसकी व्याख्या, बेंथम कानूनी अधिकार के सिद्धांत के समर्थक हैं और बर्क ऐतिहासिक अधिकार के सिद्धांत समर्थक हैं। थॉमस पेन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रतिपादक या समर्थक हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेंथम ये कानूनी अधिकार और ये बर्क ऐतिहासिक। तो ये सब नोट करने वाली चीज़ें हैं, नोट डाउन करिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ये इन प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है और जो अधिकारों का एक पूरा लगभग 47 प्रश्न जो आपका घटना चक्र में दिए हैं, ठीक है, अधिकार, इसको आपने सॉल्व कर लिया है। ये अधिकारों को दो पार्ट में पढ़ा था हमने, दो पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 2 किया हुआ है। लगभग यहाँ से हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया है। 30 को आप लगा लीजिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं उनको भी आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर ऐसे ही वीडियो के साथ अब अधिकार के बाद जो भी चैप्टर होगा उसके द्वारा हम लोग फिर से एक बार मुलाकात करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज सभी को इस वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।